डिक्रीज होगी। तो विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, राइट। अंकित, आपने कल वीडियो देखी थी बेटे? यस सर। तो आप ये बता पाएंगे कि डाई नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट क्यों है? Why dinitrogen is chemically inert? सर याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसका इलाज हमारे पास है, उसका इलाज हमारे पास है, हम दोबारा बता देते हैं आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आपको याद रखना होगा। देखिए ये रीजन है इसका, डाइनाइट्रोजन इज रादर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, राइट, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन। क्लास 11th में आपने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें N2 जो एटम है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता था, यानी कि जो बॉन्ड नाइट्रोजन एटम्स के बीच में होंगे N2 मॉलिक्यूल में, दैट विल बी 3। और इसलिए इन 3 बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कभी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता, हमेशा केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है। तो एटम पार्टिसिपेट करने के लिए ये N ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये टूटना होगा, तब जाके N एटम मिलेंगे, तभी वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड एंथैल्पी है N ट्रिपल बॉन्ड N की बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि रूम टेम्परेचर पर डाइनाइट्रोजन केमिकली इनर्ट है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई डाइनाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट, सामने जो लाइन लिखी है वही लिखना है, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड। ठीक है शुक्ला जी, इसको ध्यान रखेंगे बात को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जो डाटा डिस्कस किया है। अनन्या आप बताओ जरा, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे क्या बनेगा बेटे? डाइनाइट्रोजन। ठीक है, अरीशा आप बताइए, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaNO2 क्या बनेगा? डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन बनेगा, वेरी गुड। वैष्णवी आप बताओ जरा, अगर सोडियम एजाइड को हीट करेंगे क्या बनेगा? सर डाइनाइट्रोजन। और बेरियम एजाइड को हीट करें तो क्या बनेगा? डाइनाइट्रोजन। ठीक है, अंकित आप जरा ये बताओ, अगर हमें एक्सट्रीमली प्योर डाइनाइट्रोजन बनाना हो, एक्सट्रीमली प्योर डाइनाइट्रोजन अगर हमें प्रिपेयर करना हो, तो जो कल 3 मेथड प्रिपरेशंस के हमने पढ़े थे, उसमें से कौन सा वाला मेथड आप यूज करेंगे? एक तो आपने पढ़ा था अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से करा दें, दूसरा आपने पढ़ा था अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दें, और तीसरा आपने पढ़ा था सोडियम एजाइड को या बेरियम एजाइड को हीट करने पर। तो आप बताइए कौन सा मेथड जो है वो आप प्रेफर करेंगे? अगर आपको एक्सट्रीमली प्योर डाइनाइट्रोजन बनाना हो, ठीक है ना, तो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, एक्सट्रीमली प्योर अगर आपको बनाना है तो आप यूज करेंगे किसी भी मेटल के एजाइड को आप हीट करेंगे, किसी भी मेटल के एजाइड को जब आप हीट करेंगे तो आपको एक्सट्रीमली प्योर डाइनाइट्रोजन मिल जाएगा। जैसे बेरियम एजाइड है, कल मैंने आपको बताया था, फिर से आपको बताता हूँ, ये N पर
जो 3 नेगेटिव N3 पर एक नेगेटिव चार्ज जो है हम अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पर N3 पर एक नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा आयन है आपके पास? एजाइड आयन है। जी हाँ, एजाइड आयन। और अगर N पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा तो ये कौन सा आयन है? नाइट्राइड आयन है। इस बात का सब बच्चे ध्यान रखेंगे। N3 पर एक नेगेटिव चार्ज वो एजाइड आयन है, और N पर 3 नेगेटिव चार्ज अगर होगा दैट इज अ नाइट्राइड आयन। तो अगर आपको एक्सट्रीमली प्योर डाइनाइट्रोजन अगर बनाना हो तो सोडियम या बेरियम के एजाइड को जब आप हीट करेंगे तब आपको डाइनाइट्रोजन मिलेगा। वैष्णवी, आप एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा। अगर आप अमोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट सोडियम नाइट्राइड से कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर डाइनाइट्रोजन। हाँ, और ये इसका लेबोरेटरी मेथड है। In the laboratory, dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite. मैंने कल सभी बच्चों से प्रॉमिस दिया था, आप पूरी केमिस्ट्री भूल जाएं पी ब्लॉक की, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ये रिएक्शन कोई बच्चा नहीं भूलेगा। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से कराएंगे तो डाई नाइट्रोजन बनेगा। ये रिएक्शन किसी भी बच्चे को नहीं भूलनी है, और ये रिएक्शन में आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाएं, आप बूढ़े हो जाएं, मुझे स्वर्ग में मिले, मैं कभी भी आपसे रिएक्शन पूछ सकता हूँ। ये अमोनियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइड इट गिव्स डाई नाइट्रोजन। इस रिएक्शन को किसी बच्चे को नहीं भूलना है, ये आप सबने मुझसे प्रॉमिस किया है। दूसरा हमने मेथड पढ़ा था कि अमोनियम डाइक्रोमेट जो है उसे भी हीट करेंगे तो डाई नाइट्रोजन बनेगा, और इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या रहेंगे? Cr2O3 एंड वाटर। ऐसे ही NH4Cl और NaNO2 की रिएक्शन आप करेंगे तो NaCl बन जाएगा। इस NH4 से NH3 बन गया, सॉरी इस N और ये N कंबाइन होकर N2 बन गया आपका। बाकी NaCl बना वो इधर आ जाएगा आपके पास। आकांक्षा, जरा इस क्वेश्चन का आंसर करिए। Why is dinitrogen inert at room temperature? क्योंकि उसकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है N ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल N की। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक आपने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में पढ़ा है। आप देखेंगे हर साल ये क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा आज इनके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन क्वेश्चन था वो ये रहा, वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। आपको मालूम है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 79% वाई वॉल्यूम डाइनाइट्रोजन है, लेकिन और 21% बाई वॉल्यूम कौन है? डाई ऑक्सीजन है। लेकिन ये दोनों आपस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं कर पाते। क्यों? N के पास प्रेजेंट है N ट्रिपल बॉन्ड N, और O के पास प्रेजेंट है O डबल बॉन्ड O। तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन केमिकली रिएक्शन नहीं करता रूम टेम्परेचर पर। इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा केमिकल रिएक्शन में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल। तो पहले ये एटम्स टूटने के लिए ये बॉन्ड को तोड़ना होगा आपको, ठीक है? तो इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है रूम टेम्परेचर पर। ये ब्रेक नहीं होगा, इसलिए केमिकली इनर्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग बोर्ड में आता ही आता है। अब इसके यूज पढ़ लेते हैं। यतिन, आप क्या करेंगे ना, कल की और आज की वीडियोस देख लेंगे, ग्रुप में मैंने पोस्ट की हुई है, तो आपको आइडिया सर लगेगा। देख ली मैंने, सारी देख ली। तो उसमें इस बात का जिक्र हो रहा होगा जरूर कि डाइनाइट्रोजन केमिकली इनर्ट क्यों है। एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखेंगे, इसके यूज हम पढ़ लेते हैं डाइनाइट्रोजन के, कि जो मेन यूज डाइनाइट्रोजन का है वो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में है। कल मैंने थोड़ा कम डिस्कस किया था यहाँ पर आपसे, आज थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूँगा अमोनिया के इस मेथड के बारे में, जब अमोनिया को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अमोनिया का जो प्रिपरेशन है वो डाइनाइट्रोजन से होता है, और जो इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग डाइनाइट्रोजन कैल्शियम साइनामाइड से बन सकती है। ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के काम भी आती है, जैसे आयरन है, स्टील की इंडस्ट्री में इनर्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि डाइनाइट्रोजन केमिकली इनर्ट है रूम टेम्परेचर पर। इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल फूड आइटम्स इन क्रायो सर्जरी। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर। तो कुछ बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन कभी निकाल के रखना होता है एक आध घंटे के लिए, सर्जरी के बाद उसे यूज करना होता है, तो वो डाई नाइट्रोजन की हेल्प से लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। आप देखेंगे डाई नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, देखिए ये देखिए आप, एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका देखेंगे काफ़ी कम फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, तो उसकी वजह से हम डाई नाइट्रोजन को एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं। ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने के काम में आती है। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, अमोनिया के बारे में। अमोनिया कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसके मेथड आपको सीखने। देखिए होता क्या है, जब आप यूरिया को फील्ड्स में स्प्रेड करते हैं, आप देखा होगा फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूरिया यूज होता है, तो जब कभी भी क्रॉप को लगाया जाता है तो नाइट्रोजन की सप्लाई अच्छी करने के लिए प्लांट्स को उसमें यूरिया स्प्रेड किया जाता है, और वो यूरिया जो है वाटर से कंबाइन करके अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अमोनियम कार्बोनेट स्लोली और ग्रेजुअली डिकम्पोज होकर के अमोनिया, CO2 और वाटर जो है वो बनाता है। तो अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर and soil where it is formed by decay of nitrogenous organic matter। वो nitrogenous organic matter कौन है, अमोनियम कार्बोनेट। कैसे बना, जब आपने यूरिया को फील्ड में स्प्रेड किया तो यूरिया वाटर से कंबाइन करके अमोनियम कार्बोनेट बना लेगा, और ये अमोनियम कार्बोनेट स्लोली और ग्रेजुअली डिकम्पोज होकर के अमोनिया को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब आप अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अमोनिया बनेगा। आकांक्षा आप बताओ जरा, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया, अमोनियम डाइक्रोमेट, ये तो कार्बोनेट है आपके सामने, मैं पूछ रहा हूँ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये वाला कंपाउंड आकांक्षा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। बताओ क्या बनेगा अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे आकांक्षा? अरीशा आप बताओ। नाइट्राइट, अरीशा? डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन बनेगा, सेकंड मेथड है ये। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, डाई नाइट्रोजन बनेगा। वर्ड्स में याद करना है, वर्ड्स में, कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो डाई नाइट्रोजन बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अमोनिया बनेगा। वर्ड्स में याद करना है आपको। और मुझे लगता है काफी बच्चों को बाई प्रोडक्ट भी याद हो गए हैं। सूर्यांश, इसका बाई प्रोडक्ट बताओगे बेटे? N2 सर NaCl। नहीं, Na तो है नहीं बेटे इसमें। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो NaCl तो है नहीं यहाँ पर। अनन्या Cr2। हाँ वेरी गुड, Cr2O3, Cr2O3 वेरी गुड। तो देखिए एक बात समझिए, रिएक्शंस के संग ये दिक्कत है थोड़ी सी कि अगर आप उसे आज याद करेंगे तो कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसका प्रिंसिपल याद किया हुआ है तो आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लोग सरप्राइज हो जाएंगे, अरे आपको कैसे याद हो जाता है यार ये चीजें। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी है, रिएक्शन का प्रिंसिपल याद करना है। रिएक्शन का प्रिंसिपल ये है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर डाई नाइट्रोजन बनता है, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पर अमोनिया बनता है, सोडियम एजाइड को हीट करने पर डाई नाइट्रोजन बनता है, बेरियम एजाइड को हीट करने पर प्योर डाई नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, आप चिंता ना करें, मैं आपको ये रटा दूंगा। रटा इन द सेंस कि आपको लर्न हो जाएंगे प्रिंसिपल्स। आप कभी भी मार नहीं खाएंगे केमिकल रिएक्शन में प्री ब्लॉक की, आपको हमेशा याद रहेंगी। और मैंने आपसे कल कहा था फोन करके अपने फ्रेंड से पूछेंगे, आज और थोड़ी रिएक्शंस बढ़ जाएंगी। कल किसी बच्चे ने ऐसा किया नहीं, मुझे पता चल गया है। जिस तरह से आप आंसर कर रहे हो, आज अपने फ़ोन को, अपने फ्रेंड को, मतलब फ़ोन को यूज़ करके अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे, बताओ भाई अमोनियम कार्बोनेट को हीट करके क्या बनेगा, सोडियम एजाइड को हीट करेंगे क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट क्यों है, वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म PCl5, यही सब क्वेश्चन है।
एक बार दिमाग में बैठ गया कॉन्सेप्ट तो जिंदगी भर याद रहते हैं। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं उस समय आगे चल के। फिलहाल मेरा क्वेश्चन फिर वही आ गया कि NH4Cl की रिएक्शन NaNO2 से कराएंगे, क्या बनेगा अंकित शुक्ला? If NH4Cl is treated with sodium nitrite, यतिन आप बताएंगे क्या बनेगा? आपने भी वर्चुअली प्रॉमिस किया था मुझसे यतिन कल, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। सर NaCl प्रॉमिस नहीं करा था। NaCl और प्लस सर बनेगा किसकी बारात में आए हुए बेटा? सर क्या? किसकी बारात में आए हुए, मतलब नाइट्रोजन की बारात में आए हुए सब लोग, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हो है ना? तो अब याद करके बताओ क्या बनेगा। यतिन वीडियो देखी थी कल? यस सर। तो बेटे अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने इन सब बच्चों से प्रॉमिस दिया था कि भाई ये रिएक्शन कोई बच्चा नहीं भूलेगा। NH4Cl की रिएक्शन NaNO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन बनेगा। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो ये कोई बच्चा नहीं भूलेगा। When ammonium chloride is treated with sodium nitrite, डाइनाइट्रोजन इज फॉर्म। ये बच्चा कोई भी नहीं भूलेगा, मैं भूलने नहीं दूंगा। वो डायलॉग था ना उसका, कौन सी मूवी थी वो, कौन सी मूवी थी जो मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये क्या था वो वैसा ही है ये कि अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप सोडियम नाइट्राइट से करेंगे तो डाइनाइट्रोजन बनेगा। ये मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। हाँ वो तुम मुझे भूल जाओ, हाँ वो जो भी मूवी थी उसका डायलॉग बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ मेरी भावना, तुम मुझे भूल जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। हाँ हाँ मेरी भावनाएं बिल्कुल वैसी हैं उसी डायलॉग की। धड़कन धड़कन। हाँ धड़कन मूवी का, ठीक कह रहे हो आप। तो तुम इसे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से कराएंगे तो डाइनाइट्रोजन बनेगा, ये याद रखेंगे सब बच्चे। इसके आगे की बात हम कर लेते हैं। देखिए तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब सोडियम नाइट्राइट से करी तो डाइनाइट्रोजन बना। और अगर अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसी भी एल्कली से करा दो आप, कोई भी एल्कली हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जितनी एल्कलीज तुम्हें याद हो जिसमें OH होता हो, MgOH होल ट्वाइस है, AlOH होल थ्राइस है, जितनी एल्कलीज तुम्हें याद हो, अमोनियम के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन, अमोनियम के सॉल्ट का मतलब है NH4Cl अमोनियम का सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट अमोनियम का सॉल्ट है, अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम का सॉल्ट है। अमोनिया के किसी भी, अमोनियम आयन के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन किसी भी एल्कली से आप करा दो, अमोनिया बने। ये रिएक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है, आपको यही याद करना है। आपको ये रिएक्शन नहीं रटनी है NH4Cl plus COH whole twice gives NH3 plus 2H2 plus CaCl2, तो बच्चा एक ही रिएक्शन का हो जाएगा। आपको रिएक्शन का बेस समझना है, प्रिंसिपल समझना है कि अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो, उसकी रिएक्शन किसी भी एल्कली से कर दीजिए तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा। जैसे अमोनियम का सॉल्ट है NH4Cl, इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी तो अमोनिया बन गया। अमोनियम सल्फेट है, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी तो अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन KO से कराओगे तो भी अमोनिया बनेगा, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो भी अमोनिया, इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तब भी अमोनिया। तो किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप किसी भी अल्कली से करा देंगे तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं हैवर्स प्रोसेस की। देखिए ये आपके सामने ये फ्लो चार्ट है, ये हैवर्स प्रोसेस का फ्लो चार्ट है। जब आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे तो आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, NH3 बनेगा और यहाँ जो हीट रिलीज होगी 94.6 किलो जूल पर मोल रहती है। तो क्या रहेगा, देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हाइड्रोजन
और नाइट्रोजन गैसेस को एक कंप्रेसर की हेल्प से 20 मेगापास्कल प्रेशर पर एक कैटालिटिक चैम्बर, इसमें कैटलिस्ट कौन होगा, आयरन ऑक्साइड होगा, K2O होगा, इसके ऊपर पास करेंगे, जिससे इस टेम्परेचर पर लगभग 700 टेम्परेचर पर, जिससे N2 और H2 केमिकली कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म कर देगा। अब हो सकता है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कंडेंसर की हेल्प से हम इसको लिक्विफाई कर लेंगे। जैसा आपको मालूम है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो बहुत जल्दी से लो टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाती है। हो सकता है कुछ N2 और H2 अनरिएक्ट रह गए यहाँ पर, इस चैम्बर में N2 और H2 आपस में कम रिएक्ट किए हुए, और उन्हें पंप की हेल्प से जब आप पास करेंगे इस कैटालिटिक मिक्सचर के ऊपर, फिर से ये N2 और H2 कंबाइन होकर के अमोनिया प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, जो भी N2 H2 यहाँ कंबाइन होकर अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो फिर से कंडेंस होकर के लिक्विड अमोनिया में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये फ्लो चार्ट है। अभी तक 15-16 सालों 17 सालों से 18 सालों से हैवर्ट्स प्रोसेस का फ्लो चार्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर मैं पेपर सेट करूंगा तो मैं फ्लो चार्ट पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब भी बच्चा कभी इंडस्ट्री में वर्क करेगा, कभी भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेगा या कहीं इंडस्ट्री में जाएगा, तो वहाँ पे मशीन्स नहीं देखेगा, पहले प्रिंसिपली उसको वो डिज़ाइन करेगा कि मुझे कहाँ पे कंप्रेसर लेना है, कहाँ पे रीसर्कुलेटिंग पंप लेना है, कहाँ पर मुझे कैटालिटिक मिक्सचर यूज़ करना होगा, कंडेंसर कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे करूँगा, वो सब काम उसे करना होगा। तो फ्लो चार्ट जो है इंडस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी एनसीईआरटी की कोशिश भी यही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो समझाया जाए। और उन्हीं में से एक चीज़ आपके पास यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के 1 मोल हैं, हाइड्रोजन के कितने 3 मोल्स हैं, और जब ये कंबाइन करेंगे तो 2 मोल्स अमोनिया बन रहा है, यानी कि टोटल रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने 4 मोल्स हैं, और यहाँ प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और रिएक्शन कैसी है, देखिए 94.6 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑलरेडी हीट एनर्जी रिलीज होती है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाना कोई समझदारी नहीं है। जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, वो वाली बात हो जाती है। तो एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं ली चैटियर्स प्रिंसिपल। ली चैटियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और उसे आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, तो वो सिस्टम उन सारे चेंजेस को अपोज करेगा। जैसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर के मैंने रिवर्सिबल का साइन बनाया है और अमोनिया बना, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, एंड आफ्टर सम टाइम equilibrium will be established and this constant amount 94.6 kilojoule amount of energy will be released। और आपने क्या किया, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तो सिस्टम जो बढ़ा हुआ प्रेशर उसको कम करने की कोशिश करेगा, और ऐसे केस में जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेंगे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा प्रोडक्ट कम। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में ज़्यादा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं तो ली चैटियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा और ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है। जबकि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम करना होगा। जब टेम्परेचर कम करेंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, पूछेगा भाई आपसे, जो इंटरव्यूअर है आपसे पूछेगा भाई बताओ कि हाउ कैन यू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, तो क्या बताएंगे, बाई कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन, और लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन आर फेवरेबल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू ली चैटियर्स प्रिंसिपल। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ली चैटियर प्रिंसिपल का जिक्र जरूर करना है।
आप सभी बच्चों ने क्लास 11 में ली चैटरे प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर कम करने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। अगर ज़्यादा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये बात आ गई। तो इस बात का सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अब हम अमोनिया की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आकांक्षा जरा बताना, अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है या नहीं? आकांक्षा, क्या अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है? हाँ। क्या वजह है? क्या वजह है अमोनिया वाटर में सॉल्युबल क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है, इसलिए अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होगा। जबकि PH3 नहीं बना सकता तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। देखिए अमोनिया जो है कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होगा, लेकिन इसकी जो ओडर है, स्मेल है, वो काफ़ी पंजेंट होगी। इसका जो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इतने इतने हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा होता है देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके मोलर मास NH3 के बराबर ही हैं तो NH3 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक्चुअल में जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो मोलर मास पे भी डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो आप देखेंगे अमोनिया का जो मोलर मास है और किसी और सब्सटेंस का मोलर मास अगर बराबर बराबर है तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका शेप अगर पढ़ेंगे तो आपके पास ये पिरामिडल शेप है इसका, और इसमें जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp3 है। sp3 की वजह से होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 जो होना चाहिए था, sp3 की वजह से उससे डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 107.8 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन एटम है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है, इट इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इसमें एक लोन पेयर है और 3 जो है यहाँ पे n बॉन्ड H रहेंगे, और बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था 109.5 डिग्री, वो डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा? 107.8 डिग्री हो जाएगा। इस लोन पेयर की वजह से जो अमोनिया है वो कैसा काम करेगा? लुईस बेस की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? लुईस बेस की तरह काम करता है डाइनाइट्रो। अमोनिया जो है लोन पेयर होने की वजह से कैसा काम करेगा? लुईस बेस की तरह काम करेगा। ये बात आप सभी को याद रखनी है। जैसा बात हो रही थी अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है, NH4OH बना लेगा। अब एक बात समझिए, आपसे रिएक्शन पूछी जाए अमोनिया से NH3 से तब भी बात वही है, आपसे रिएक्शन पूछी जाए NH4OH से तब भी बात यही है, क्योंकि अमोनिया रिएक्शन करेगी अगर तो वो एक्वस फॉर्म में करेगी। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। रिएक्शन आपसे अमोनिया से पूछी जाए तब भी बात वही है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पूछी जाए तब भी बात वही है। ठीक है, क्योंकि NH3 वाटर में डिजोल्व होने पर NH4OH फॉर्म कर लेता है, इसलिए। तो देखिए मैं ये रिएक्शंस आपको याद कराता हूँ। अगर आपने जिंक के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन अमोनिया से कराई या NH4OH से कराई तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का। जिंक का कोई भी सॉल्ट हो, ZnSO4 हो, ZnCl2 हो, अगर अमोनिया से रिएक्शन करेगा या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, एक ही बात है, रिएक्शन ये लिखनी है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, और बाई प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट यहाँ मिल गया। आयरन के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का। जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, रस भी बोलते हैं इसको आप, तो इसका कलर कैसा रहेगा? रेडिश ब्राउन रहेगा, या ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में आ चुकी है, सामने जो दिख रही है आपकी। कॉपर के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप एक्वस अमोनिया से कराएंगे या NH4OH से कराएंगे तो आपको डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसे बोलते हैं क्यूप्रामीन सल्फेट। इस रिएक्शन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, CuSO4 एक्वस प्लस NH3 एक्वस, NH3 एक्वस लिखूं या NH4OH लिखूं, दोनों बातें सेम हैं। ये बन गया आपका Cu NH3 होल 6 SO4। ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, तो इसको आप बैलेंस रिएक्शन भी लिख सकते हैं। जो यहाँ 2 पॉजिटिव है ना, ये ना, इसे काउंटर कर दिया SO4 2 नेगेटिव से, तो ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स लिखो आप या ये लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर सिल्वर का कोई सॉल्ट है जैसे AgCl है, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी तो आपको कलरलेस सॉल्ट मिलता है, अमोनियम NH3 होल ट्वाइस Cl। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, अगर आपने जिंक की रिएक्शन, जिंक के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन अमोनिया से कराई या एक्वस अमोनिया से कराई या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का। आयरन के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, NH3 एक्वस से कराइए, NH3 लिखा हो, सारी बातें एक ही हैं, तो आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का। इशिका बताओगी आप, अगर कॉपर के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन एक्वस अमोनिया से कराएंगे तो क्या बनेगा? इशिका, क्या कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा? The deep blue complex. हाँ, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। वेरी गुड। अरीशा आप बताओ जरा, अगर सिल्वर के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन एक्वस अमोनिया से कराएंगे तो किस तरह का सॉल्ट बनेगा? कलरलेस सॉल्ट ऑफ डायमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। हाँ, और उसका कलर क्या होगा? कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। इस बात को समझेंगे, वाटर कलरलेस है, मिल्क वाइट है। वाटर को वाइट मत बोलना कभी भी, वाटर कलरलेस है और जो मिल्क है वो वाइट है। वैष्णवी जरा बताइए, आयरन के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन एक्वस अमोनिया से कराएंगे क्या बनेगा? Brown precipitate. ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। शुक्ला जी आप बताओ जरा, आयरन के किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन एक्वस अमोनिया से कराएंगे क्या बनेगा? आयरन, हाँ, कलर क्या रहेगा बेटी? ब्राउन कलर रहेगा। ठीक है, कैसा कलर रहेगा? ब्राउन कलर रहेगा जी। ये देखा आपने, ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये सब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन रहे हैं। आप प्रेसिपिटेट लिख दो, कलर लिख, वो कॉम्प्लेक्स लिख दो, सब बातें एक ही हैं। ऐसा हो क्यों रहा है वो समझ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम of ammonia molecules makes it a Lewis base। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। इनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे कॉपर है, यहाँ पर ये सिल्वर है, वहाँ पे आयरन था, पहले जिंक था, वो सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है अमोनिया, जिसे आप लुईस बेस की तरह देखते हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उन वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं। तो इस ये कॉम्प्लेक्स बनने का रीज़न ही यही है कि अमोनिया जो है वो लुईस बेस की तरह काम करती है, और जो मेटल के वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कॉपर के, सिल्वर के, आयरन के, जिंक के, उनमें अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना लेती है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। इनके बारे में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। कायदे में तो सिलेबस में चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 के बाद होना चाहिए था, बल्कि चैप्टर नंबर 5 से भी पहले होना चाहिए था। कायदे में यूनिट 9 चैप्टर 4 के बाद होना चाहिए था, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सेस बार बार आ रहे हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, इनकी नेमिंग सीखनी है। अब क्योंकि नेमिंग सीखी नहीं है तो इसको हमें फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। अदरवाइज तो तरीका यही रहता है इसका कि चैप्टर नंबर 9 को पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद जो है फिर ये चैप्टर्स पढ़े जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के नाम हम कैसे दें।
ठीक है, तो इन्होंने भी यहाँ पर परहेज किया बताने से नाम कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाई अमोनिया is used or ammonia forms a large number of complex compound, अमोनिया लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है, तो उसका ये रीजन आएगा द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल makes it a Lewis base. It donates the electron pair and form linkage with metal ions, and the formation of such complex compounds find application in detection of metal ions. जैसे आपको पता करना हो वाटर में Cu2 पॉजिटिव आयन है या नहीं, तो आपने क्या किया, एक्वस अमोनिया से ट्रीटमेंट करा दिया। आप जो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें आप डिटेक्शन करते हैं रेडिकल्स का, उसमें भी यही सारा एप्लीकेशन है कि अमोनियम आयन आपको प्रोवाइड कराना है। आपने कॉपर का एक टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें भी अमोनियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं। पर्पस यही है कि अमोनियम जो आयन है वो मिल जाए, अमोनियम मॉलिक्यूल मिल जाए जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर प्रेजेंट होंगे तो उनसे कंबाइन करके डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिल्वर होगा तो वो कलरलेस बनाएगा, आयरन होगा तो ब्राउन बनाएगा, जिंक होगा तो व्हाइट बनाएगा। इसके यूज पढ़ लेते हैं। देखिए, ammonia is used in the production of various nitrogenous fertilizers, ammonium nitrate, urea, ammonium phosphate, ammonium sulfate, ये सब, and in the manufacture of inorganic compounds nitrogen, the most important one being nitric acid. नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का, ये हम पढ़ेंगे। लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज रेफ्रिजरेंट, जैसे नाइट्रोजन यूज होती है ऐसे लिक्विड अमोनिया भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होती है। जितना भी पोर्शन ये येलो बार में होता है ये नॉन इवैल्यूएटिव है। आप सभी बच्चे इस बात को सीखेंगे, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, ये जो येलो बार वाला पोर्शन है ये कैसा है, नॉन इवैल्यूएटिव है। नॉन इवैल्यूएटिव का मतलब है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से, लेकिन ऐसा अब नहीं देखा जा रहा। जो येलो बार में पोर्शन दिया हुआ है, यूजेस दिए हुए हैं जनरली, उनसे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, तो उसको तैयार करना है। व्हाई डज अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस, एक ही लाइन लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन। जो बच्चा ये लाइन नहीं लिखेगा विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन, वो इनकम्प्लीट बात दिख रहा है। तो ये बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन एक्ट एज लुईस बेस, तो बताएंगे इट हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन। कोई भी दानी तब नहीं होगा जब वो पैसों को डोनेट करेगा, मतलब पैसे उसके पास हों, जब पैसे हो और उसे डोनेट करे तब दानी कहलाएगा। तो वही वाली बात है, लोन पेयर हो और वो डोनेट करने की पोजीशन में हो। ये दोनों क्वेश्चन आज घर से करके लेके आएंगे, कल सुनूंगा मैं सबसे। ये रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ आपको, प्लीज़ 2 बार देखिएगा ज़रूर, जिससे कि रिएक्शंस आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी कल सारी बातें आपसे होंगी। टाइम ओवर हो रहा है।